क्या भारत का संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म खतरे में है? क्या दिल्ली की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब राज्यों की आवाज दबने लगी है? जस्टिन जस्टिस कुरियन जोसेफ की नई रिपोर्ट ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसकी तुलना 1991 के आर्थिक सुधारों से की जा रही है। स्वागत है आप सभी का आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, जहां हम डिकोड करेंगे आज का सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रीटीज फॉर फेडरलिज्म। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रीटीज का मतलब होता है एक शोध, एक लेख, एक विस्तृत लेख कहिए इसको, और ये फेडरलिज्म पर है। ठीक है, मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद और आज हम द हिंदू एडिटोरियल के उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त कुरियन जोसेफ कमेटी की रिपोर्ट पर वो आधारित है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। ये जो है ये एक्चुअल में क्या है कि ये केंद्रीकरण का बढ़ता खतरा के बारे में बताया जा रहा है। इसमें केंद्रीकरण का किस मतलब कि जो शब्द है उसका मतलब है कि केंद्र का जो बढ़ता प्रभाव है, यानी कि जो ये यूनियन वर्सेस स्टेट का जो एक रिलेशन है ना, उसमें केंद्र का जो प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि राज्य का आवाज़ जो है वो दबने लगी है। ठीक है, तो मतलब कैसे राज्यों की ताकत कम हो रही है, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और 1991 वर्सेस 2026 यानी कि क्या हमें एक स्ट्रक्चरल रिसेट की ज़रूरत है, यानी कि बदलाव की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर, जीएसटी, भाषा विवाद और राज्यपालों का हस्तक्षेप, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर चर्चा की जाएगी। परिसीमन का डर जो होगा, यानी कि डिलिमिटेशन, यानी कि आबादी कम करने वाले राज्यों को क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम न केवल इस आर्टिकल को लाइन बाय लाइन समझेंगे बल्कि इसके पीछे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी नोट करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो यूनियन स्टेट रिलेशन है उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। इसको एक 4 मुख्य बिंदु में हमने इसको संजोया है इसको। ठीक है, पहला तो है इसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री। ब्रिटिश विरासत जो थी हमारी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने शक्तियों को बांटने का ढांचा लिया था। उस समय जो है बंटवारे का डर था, यानी कि 1947 में विभाजन के समय देश टूट रहा था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्राभिमुख यानी कि सेंट्रीपिटल संघ बनाया। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा जो एक तरीके जो ऐसा ढांचा बनेगा जहाँ पर सभी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र की तरफ जाती हुई दिखी गई। यानी कि एक ऐसा संघ जिसमें केंद्र को ज़्यादा ताकत दी गई थी ताकि कोई राज्य अलग ना हो सके। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है जैसा कि अमेरिका में है, इसलिए किसी राज्य को अलग होने का हक नहीं है। यह क्यों लाया गया, सवाल ये उठता है। दूसरा पॉइंट है ये, यानी कि विविधता। भारत में हर राज्य की अपनी भाषा और ज़रूरतें हैं। दिल्ली से बैठकर नागालैंड या केरल की छोटी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यों को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी देना जरूरी था। रक्षा और विदेशी मामलों जैसे बड़े मुद्दों पर पूरा देश एक स्वर में बोले, इसके लिए एक मजबूत केंद्र की भी जरूरत थी। तीसरा पॉइंट जो है वो यह है कि यह कार्य कैसे करता है, मतलब फ्रेमवर्क क्या है। तो संविधान के भाग 11 और 12 के तहत यह 3 खंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, यानी कि विधायी लेजिस्लेटिव, जो कि 7वीं अनुसूची जो शेड्यूल जिसको कहते हैं, के माध्यम से पावर का बंटवारा यानी कि शक्ति का बंटवारा। केंद्र बड़े मुद्दों जैसे कि रक्षा, बैंकिंग पर कानून बनाता है। राज्य स्थानीय मुद्दों जैसे कि पुलिस, कृषि, इन पर कानून बनाता है। और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर दोनों बनाते हैं। अब दूसरा जो खंभा है वो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है
आईएएस और आईपीएस अधिकारी इसी कड़ी का हिस्सा है। चुनता केंद्र है पर वे राज्यों की सेवा करते हैं। और वित्तीय जो होता है वो राज्यों के पास टैक्स वसूलने के साधन कम है, इसलिए केंद्र अपना टैक्स राज्यों के साथ बांटता है। चलिए अब चौथे पॉइंट में आते हैं, जो वर्तमान स्थिति है और जो विवाद है वो क्या है। तो भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद कहा जाता है, ठीक है, जहां दोनों को साथ मिलकर चलना है, लेकिन अक्सर विवाद होते हैं। एक ऐसे ही विवाद राज्यपाल का पद होता है, जब राज्यपाल राज्य सरकार के कामों में दखल देते हैं। और एक ऐसे ही और विवाद जीएसटी, राज्यों को लगता है कि टैक्स की आज़ादी छीन गई है और केंद्र के पास वो शक्ति बढ़ गई है। केंद्रीय एजेंसियां, जो कि राज्यों का आरोप है कि केंद्र इनका गलत इस्तेमाल करता है। तो सारांश यह है कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बना रहे, ठीक है, यानी कि राज्य की सीमाएं बदली जा सकती है, लेकिन भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण आयोग भी बनाए गए थे। एक था सरकारिया आयोग और दूसरा था पुंछी आयोग। यानी कि सरकारिया आयोग जो था वो 1983 में गठन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय में, जब राज्यों ने केंद्र के बढ़ते दखल का विरोध शुरू किया था। और दूसरा है पुंछी आयोग, ठीक है, इसका गठन मदन मोहन पुंछी, जो कि पूर्व सीजेआई थे, की अध्यक्षता में किया गया था, क्योंकि सरकारिया आयोग के 20 साल बाद हालात काफ़ी बदल चुके थे, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त सा विवरण था और साथ ही कॉन्सेप्ट भी था ये केंद्र और राज्य का जो संबंध के बारे में, ठीक है। आइए चलते हैं। द कुरियन-जोसेफ रिपोर्ट मस्ट प्रोवोक अ डिबेट ऑन रिवर्सिंग सेंट्रलाइजेशन। यानी कि ये जो कुरियन-जोसेफ का जो रिपोर्ट है ना, इसको क्या करना चाहिए, एक प्रोवोक करना चाहिए। प्रोवोक का मतलब होता है एक तरीके से भड़काना चाहिए, एक तरीके से यहाँ भड़काना के सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में है, यहाँ पर एक इंस्टिगेट करना चाहिए, अ डिबेट, एक बहस को छेड़ना चाहिए ऑन रिवर्सिंग सेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंटर के जो बढ़ते हुए जो प्रभाव देखे जा रहे हैं, यानी कि केंद्र का जो है बढ़ती हुई शक्ति, जहाँ पर केंद्र जो है अपना मतलब अपनी शक्ति बढ़ा रही है और राज्य की शक्तियाँ कम हो रही है, तो उसको पलटने के लिए एक डिबेट, रिवर्स का मतलब पलटना, उसको बदलना, तो उसके लिए एक डिबेट को छेड़ने की बात इसमें की गई है। जो कुरियन जोसेफ रिपोर्ट वो मतलब प्रोवोक करे एक डिबेट को, ठीक है। हाई लेवल कमिटी ऑन यूनियन स्टेट relations appointed by the government of Tamil Nadu has mapped the pattern of centralization of power and the weakening of federal democracy in India over the decades and suggested comprehensive corrective measures, ठीक है। तो ये एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है या समिति जिसको कह सकते हैं यूनियन स्टेट रिलेशंस के ऊपर, जिसको नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। इसने जो है मैप्ड किया है, एक तरीके से रेखांकित किया है या सजेस्ट किया है द पैटर्न ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी कि ये जो एक पैटर्न बना है, यानी कि एक क्या कहेंगे आप, ये जो आप कह सकते हैं केंद्रीकरण, मतलब कि सत्ता के केंद्रीकरण को जो है वो उसमें मतलब कि रेखांकित की गई है, एक पैटर्न दिखाया गया है। एंड द वीकनिंग ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी, और जो फेडरल डेमोक्रेसी है, यानी कि क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि ये जो फेडरल डेमोक्रेसी है, यानी कि संघवाद या कहीं कि संघीय जो एक लोकतंत्र है इंडिया में, उसका कमज़ोर होने का उसने जो है ये रेखांकित किया है ओवर द डिकेड्स, इन दशकों में। एंड सजेस्टेड, और इसने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टिव मेजर्स का, यानी कि एक व्यापक सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। तो इसको ऐसे समझें कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र और राज्यों के रिश्तों की जांच के लिए एक बहुत बड़ी और ख़ास कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने गहराई से यह दिखाया कि कैसे पिछले कई सालों से,
ठीक है, सारी ताकत दिल्ली के पास जमा होती जा रही है, यानी कि केंद्र सरकार के पास, और राज्यों की अपनी आज़ादी या ताकत कम हो रही है। कमेटी ने न सिर्फ समस्या बताई है बल्कि इसे सुधारने के लिए बहुत सारे बड़े बदलावों के सुझाव भी दिए हैं, तो वही करेक्टिव मेजर्स के सुझाव दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या है, आइए। द 3 मेंबर कमिटी, ये जो ना 3 सदस्य की कमिटी है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, जिनका नाम है जस्टिस कुरियन जोसेफ, हैज़ ड्रॉन ऑन स्कॉलरशिप, इसने लिया है विद्वानों को अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, मतलब कई सारे मतलब कि क्या कहेंगे आप, इसको मतलब कि कई सारे जो विभिन्न विषयों के विद्वानों को उन्होंने लिया है इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को इसमें शामिल किया है, यानी कि संविधान सभा की बहस जो हुई थी उसको शामिल किया है, और एंड द फाइंडिंग्स ऑफ 3 अदर कमिटीज़ ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, और जो फाइंडिंग्स है, यानी कि जो एक तरीके से कहिए आप उसको, जो केंद्र और राज्य संबंधों पर 3 अन्य समितियों के जो निष्कर्ष थे उसका उन्होंने इसमें शामिल किया है या उसका सहारा लिया है। वाइल ऑल्सो, साथ ही साथ जो है उसने क्या किया है, क्रिटिकिंग रिसेंट गवर्नेंस ट्रेंड्स, ये जो हाल ही के जो गवर्नेंस ट्रेंड्स जो है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको शासन जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, हाल ही के, ठीक है, उसकी मतलब कि समीक्षा की है या उसकी मूल्यांकन किया है। क्रिटिकिंग का मतलब आलोचना तो होता है, आलोचना का यह पॉजिटिव सेंस है, जहाँ पर आप दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों को जो है मिलाकर उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसको क्रिटिक कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि क्रिटिसाइज से ये अलग है, जिसमें क्रिटिसाइज जैसे आप करते हैं किसी को कि वो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्रिटिकिंग का मतलब उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, रिसेंट गवर्नेंस ट्रेंड्स का जो वीकेंड कर दिया है या कमज़ोर करती है अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स का, यानी कि राज्यों के अधिकार को कमज़ोर करती है। ठीक है, समझ गए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। इट कॉन्क्लूड्स, ये निष्कर्ष देती है, क्या निष्कर्ष देती है, कि दैट सेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि केंद्र का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, यानी कि सारी पावर एक जगह जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। विच इट नोट्स इज़ नॉट हेल्थी, ठीक है ना, जो ये मतलब कि लोकतंत्र की सेहत के लिए इट नोट्स, मतलब ये जो कमिटी है, कमिटी के लिए ईट आ रहा है, इसे नोट करता है, यानी कि ये इसको एक तरीके से बताता है कि यह जो है हेल्दी नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। एंड कॉल्स फॉर, और ये डिमांड करता है अर्जेंट रेमेडियल मेजर्स का, ठीक है, और ये डिमांड किस चीज़ का करता है, तत्काल सुधारात्मक उपायों का ये डिमांड करता है। कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड करना, ठीक है। The report is an expensive critique of the dilapidation of federalism threatening India's progress and calls for changes to reverse the dangerous course, stating that Indian federalism now requires a structural reset comparable in ambition to the इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अब इसको धीरे धीरे समझिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, ये पीएन वाला नहीं है जो कि एक्सपेंसिव जैसे चीज़ खरीदते हैं, ये एक्सपेंसिव है, यानी कि ये जो है ना विस्तृत है, व्यापक है, ये एक व्यापक समीक्षा है ऑफ द डिलापिडेशन ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि जो फेडरलिज्म है, यानी कि संघीय ढांचा जो है ना आपका, उसका जो जर्जर हालात जो है, ठीक है, या हालत जो है, या आप कह सकते हैं संघवाद का जो इसको संघवाद कहिए या संघीय ढांचा कहिए, ठीक है, उसकी पतन की एक विस्तृत एक समीक्षा है, एक आलोचना है, जो थ्रेटनिंग या जो है आपका थ्रेटनिंग, आपका ये पार्टिसिपल है, इंडिया के प्रोग्रेस को ये थ्रेटनिंग करता है, यानी कि ये जो भारत की प्रगति के लिए ये एक खतरा है। एंड कॉल्स फॉर, और ये डिमांड करता है चेंजेस, बदलाव की, टू, क्यों बदलाव की ये डिमांड करता है, ताकि जो है आप पलट सकें या
डेंजरस कोर्स को, ये जो खतरनाक रास्ता है जो जिस पर ये चल रहा है, उसको जो है ये पलट सके, उस चीज़ का ये आह्वान करता है या इसका डिमांड करता है। स्टेटिंग, ये बात कहती है इसमें, या क्या कहेंगे आप इसको, कि ये जो है इसमें कहा गया है कि दैट इंडियन फेडरलिज्म जो है, भारतीय संघवाद जो है या भारतीय संघीय ढांचा जो है, वो उसको अब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? स्ट्रक्चरल रिसेट की, एक बुनियादी बदलाव की, मतलब एक संरचनात्मक एक बदलाव की ज़रूरत है, कंपेरेबल इन एम्बिशन टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, यानी कि 1991 के आर्थिक सुधारों जैसी ही महत्वाकांक्षा वाले एक संरचनात्मक रिसेट की आवश्यकता है, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना आपका, यानी कि आप कह सकते हैं संवैधानिक ढांचा कहिए इसको, वो क्या है? टुक शेप, इसने आकार लिया था कब? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हुआ था, यानी कि जब विभाजन हुआ था, तो उसकी पृष्ठभूमि में ये बनी थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, और किसके बैकग्राउंड में बनी थी? जो रियासत थे उस समय के, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके एकीकरण किया गया था, तो उस पृष्ठभूमि में ये तैयार हुआ था। यानी कि जो ये संविधान उस समय बना था जब देश बंटवारे के दौर से गुजर रहा था और सैकड़ों छोटी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया जा रहा था। इन मुश्किल हालातों की वजह से उस वक्त केंद्र को ज़्यादा ताकत देना जरूरी समझा गया था, यही बात है यहाँ पर। द कॉन्टेक्स्ट इनकरेज द फाउंडर्स टू टिल्ट टूवर्ड्स अ सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब यहाँ तक देख लीजिए, ये जो संदर्भ था, ये जो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, उस समय का ये जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हैं ना? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि ये जो मतलब कि जिस समय पार्टीशन हो रहा था और जिस समय प्रिंसली स्टेट्स का कंसोलिडेट हो रहा था, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है इसने प्रोत्साहित किया किसको? फाउंडर्स को, जो संविधान निर्माता थे एक तरीके से, जो एक तरीके से जो संविधान बना रहे थे, तो संविधान निर्माताओं को इसने इनक्रेज किया कि वो झुके या टिल्ट करे टूवर्ड्स अ सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यानी कि एक केंद्रीकृत संवैधानिक योजना की तरफ जो है वो झुकने के लिए मतलब कि इनके फाउंडर्स यानी कि संविधान निर्माताओं को इसने इनकरेज किया। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मेजर्स इन द इंसुइंग डिकेड्स, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है, विधायी हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक हो गया, जुडिशियल न्यायिक जो है, जो उपाय हैं, मेजर्स में उपाय, इन द इंसुइंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में, ठीक है ना, फर्दर रीइंफोर्स्ड दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, इसने जो है आगे और ज़्यादा पुख्ता कर दिया इस सोच को, दिस लाइन ऑफ थिंकिंग को ना, इस सोच को और ज़्यादा पुख्ता किया। यानी कि उस वक्त के जो माहौल था ना, जो उस समय क्या माहौल था, उसने संविधान बनाने वालों को, ठीक है, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सालों में जो भी नए कानून बने, जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, सरकार ने जैसे काम किया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, और अदालतों ने जो फैसले दिए, जैसे कि जुडिशियल मेजर्स जो हो गया, ये सब सारे उपाय थे, उन सब ने इसी सोच को और पक्का या और पुख्ता कर दिया कि केंद्र को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। समझ गए? द रिपोर्ट कन्विंसिंगली takes down the arguments for centralization and argues that federalized governance is essential for a country of India's size and diversity, and that it would in fact be dangerous to overlook this imperative. तो यह जो रिपोर्ट है ना, ये क्या किया, ये देखिए, दिस द रिपोर्ट कन्विंसिंगली का मतलब ठोस तरीके से, टेक्स डाउन का मतलब खारिज करना, ठीक है, द आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना सेंट्रलाइजेशन का, कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी जाने का, ठीक है ना, तो इस ये जो रिपोर्ट है जस्टिस जोसेफ कुरियन का, ये रिपोर्ट जो है ये बड़ा ठोस तरीके से खारिज करती है
ये जो लॉजिक है आपका सेंट्रलाइजेशन करने का, यानी कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति देने का, उसको ठोस तरीके से खारिज करती है और ये आर्ग्यू करती है, यानी कि तर्क देती है दैट फेडरलाइज्ड गवर्नेंस, यानी कि जो संघीय ढांचे वाला जो शासन है, ठीक है, तो वो एसेंशियल है, अनिवार्य है, वो अनिवार्य, विकल्प नहीं है, अनिवार्य है एक ऐसे देश के लिए जो भारत के साइज का हो, यानी कि आकार का हो, और डाइवर्सिटी का हो, यानी कि ये विविधतापूर्ण वाला देश जो है भारत, उसके जैसा हो, तो उसके लिए फेडरलाइज्ड गवर्नेंस जो है वो एसेंशियल है। एंड दैट इट वुड इन फैक्ट, और यह जो है वास्तव में यह डेंजरस होगा, क्या करना, टू ओवरलुक, यानी कि अनदेखी करना, दिस इम्पेरेटिव, इस अनिवार्यता को, इस मतलब कि ये बड़ा खतरनाक होगा ये चीज़। यानी कि रिपोर्ट में जो है ना ठोस तरीके से उन दलीलों को गलत साबित करती है जो कहती है कि सारी ताकत केंद्र के पास होनी चाहिए। ये कहती है कि भारत जैसे बड़े और विविधताओं वाले देशों के लिए, या देश के लिए, राज्यों को ताकत देना कोई चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है, अनिवार्यता है, और इसे नज़रअंदाज करना देश की एकता के लिए खतरनाक होगा। तो वही चीज़, ये डेंजरस होगा इस इम्पेरेटिव को नज़रअंदाज करना या अनदेखी करना। चलिए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। द कुरियन जोसेफ कमिटी रिपोर्ट कम्स एमिड रिपीटेड एंड डेलिब्रेट मूव्स बाय द यूनियन टू सेंट्रलाइज पावर। यानी कि यह जो रिपोर्ट है ना, कुरियन जोसेफ कमिटी का जो रिपोर्ट है आपका, वो आता है कब, एमिड रिपीटेड एंड डेलिब्रेट मूव्स, ये बार बार की जाने वाली, ठीक है ना, बार बार की जाने वाली और जानबूझकर की जाने वाली जो कदम उठाए जाते हैं यूनियन के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, क्या करने के लिए, पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए, पावर को, शक्ति को या सत्ता को केंद्रीकरण के का जो बार बार और जानबूझकर किए गए जो कदम हैं, उनके बीच ये आई है। एमिड का मतलब के बीच, ठीक है, यानी कि ये रिपोर्ट एक ऐसे समय पर आई जब केंद्र सरकार बार बार और जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही है जिससे सारी ताकत दिल्ली, यानी कि केंद्र में सिमट जाए। तो ऐसे समय में आई है, समझ के। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है फार टू इजीली, बहुत ही आसानी से, फॉर अ फेडरल पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी के लिए, यानी कि एक संघीय व्यवस्था के लिए संविधान में बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए थे, क्योंकि फेडरल पॉलिटी में क्या होता है कि संघ जो मतलब कि एक जो बनता है जिसमें कि राज्य और केंद्र की अपनी शक्ति होती है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि ये कहने का मतलब एक संघीय देश के हिसाब से भारत के संविधान में बदलाव करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी वजह से एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है कि जो खुद को बढ़ाता रहता है, जैसे केंद्र कानून बदलता है और अपनी ताकत बढ़ाता है, और फिर उसी ताकत से और ज़्यादा बदलाव करता है। तो यही चीज़ कहने की जो मतलब कोशिश की जा रही। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड फार टू इजीली, मतलब बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है फॉर अ फेडरल पॉलिटी के लिए, ठीक है ना। एंड दिस क्रिएट्स अ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और यही जो है ना क्रिएट करता है एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक स्वतः कायम रहने वाला, एक स्वतः कायम रहने वाला, यानी कि आप कह सकते हैं एक ऐसा चक्र होता है जो खुद को बढ़ाता रहता है, ठीक है ना। मतलब आप तो जानते ही हैं कि ये जो साइकिल होता है किसी चीज़ का, जैसे विशियस साइकिल होता है, तो एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम दूसरे चीज़ को बढ़ाते जाती है, ठीक है। तो वही है सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है ये सेंट्रलाइजेशन का। तो केंद्रीकरण का जो है ना, ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल को ये क्रिएट करती है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज एट द मर्सी ऑफ द सेंटर, ये जो कह रहा है यहाँ पर कि राज्यों की जो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, जो राज्यों की जो है आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि जो क्या कहेंगे, टेरिटोरियल मतलब होता है क्षेत्रीय, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब कि ऑनेस्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अखंडता। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है स्टेट्स का, राज्यों का, इज एट द मर्सी ऑफ द सेंटर, ये किसके दया पर निर्भर है, ये केंद्र के दया पर निर्भर है कि नहीं।
जिस मोस्ट ब्लैटेंटली इलुस्ट्रेटेड बाय द डिसमेंटलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज इन 2019, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है या सबसे मतलब कि खुला और साफ उदाहरण जो है 2019 में देखा गया था, तब जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है मोस्ट ब्लैटेंटली मतलब खुल्लम खुल्ला एकदम साफ, जिसमें कोई लाज शर्म नहीं है, एकदम मोस्ट ब्लैटेंटली इलुस्ट्रेट किया गया था, देखा गया था या उसको वर्णित किया गया था बाय द डिसमेंटलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिए और इसको बांट दिए 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिए आप 2019 में। द मिसप्लेस्ड आइडिया, ये जो गलत धारणा है दैट द कंट्री नीड्स वन नेशनल लैंग्वेज, ये जो गलत धारणा है कि देश को जो है ज़रूरत है एक राष्ट्रीय भाषा की, इज बीइंग परस्यूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और इसे जो है इसका जो मतलब कि परस्यू किया जा रहा है एक तरीके से, केंद्र सरकार जो है इस पर आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, या कहेंगे आप इसको जो है इसे जो है बढ़ाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, विच इज़ पर्टिकुलरली, ये विच जो है ना केंद्र सरकार के लिए आ रहा है, विच इज़ पर्टिकुलरली असर्टिव ऑन द क्वेश्चन, जो इस प्रश्न पर जो है इस सवाल पर विशेष रूप से जो है वो मुखर है, या आप कह सकते हैं वो अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए है। गवर्नर्स हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंटर्स ओवररीच। अब क्या है कि गवर्नर्स जो होते हैं ना, जो राज्यपाल होते हैं, वो क्या हो गए हैं, हैव बिकम, ये आपका जो है हैव बिकम क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो क्या हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, एक औजार कहिए, एक उपकरण कहिए सेंटर के ओवररीच का मतलब होता है आप अपनी मर्यादा से आगे जाकर जब काम करते हैं, अपने मर्यादाओं को तोड़ते हैं सीमा से आगे जाके, तो सेंटर का जो कार्य है, जो मतलब कि राज्यपाल जो है, चूँकि ये जो है ना निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वो जो है सेंटर का यानी कि केंद्र का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बन गया है जिनका इस्तेमाल जो है राज्यों के कामों में दखल देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंटर्स ओवररीच इन ऑल एरियाज ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन के सभी क्षेत्रों में केंद्र के हस्तक्षेप के उपकरण ये बन गए हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं राज्यपाल। द इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, जो अभी होने वाला है, दैट इज़ अबाउट टू हैपन, ठीक है ना। तो ये जो इम्पेंडिंग इंटर स्टेट डिलिमिटेशन जो होने वाला, डिलिमिटेशन समझते हैं ना, परिसीमन, जो अंतर्राज्य जो परिसीमन हो रहा है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ठीक है, इज कॉजिंग एंजाइटी, इसके वजह से चिंता हो रही है अमंग स्टेट्स, उन राज्यों के बीच जिसने जो है स्टेबलाइज कर दिया है अपने पॉपुलेशंस को, अपने आबादी को, एंड स्टैंड टू लूज, और वो खोने वाले हैं देयर रिलेटिव वेट, अपना जो सापेक्ष जो एक उनका वेट है, महत्व है, उसको खोने की स्थिति में है इन नेशनल गवर्नेंस, यानी कि राष्ट्रीय शासन में वो अपना सापेक्ष महत्व खोने की स्थिति में है। कहने का ये मतलब है कि लोकसभा की जो सीट है उसके लिए जो एक नया बंटवारा होने वाला है, यानी कि परिसीमन होने वाला है, उससे दक्षिण भारत के उन राज्यों में घबराहट है, एंजाइटी है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया है, यानी कि उसने स्टेबलाइज किया है। उन्हें डर है कि आबादी कम होने की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, ठीक है, और देश की राजनीति में उनका प्रभाव यानी कि उनका जो वेट है वो घट जाएगा। तो ये कहने की बात हो रही है एडिटोरियल में। द यूनियन हैज़ ओवर्ट पावर, ओवर्ट मतलब खुल्लम खुल्ला, जैसे ओवर्ट होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कवर्ट, ठीक है ना, जैसे कवर्ट ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसी तरह ओवर्ट मतलब कि एकदम जो है ना एकदम साफ, बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला। तो यूनियन हैज़ ओवर्ट पावर इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शंस की बात आती है, जब इलेक्शन को करवाने की बात आती है, कंडक्ट होने की बात आती है, तो यूनियन के पास यानी कि केंद्र सरकार के पास जो है ना एकदम साफ साफ उसके पास एक मतलब कि ताकत है।
and key sectors such as education and health are being increasingly centralized. और जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख क्या कहेंगे आप, ये क्षेत्र ही कहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया आपका, और हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसे भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, वो यह केंद्रीकरण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया था वो भी एक सेंट्रलाइज करने का ही वो एक जरिया है, अभी तो है ही ना। जीएसटी जैसे, और ये जीएसटी रेजिम भी देखिए, तो जीएसटी रेजिम मतलब एक व्यवस्था कहिए एक तरीके का, ठीक है, या तो जीएसटी रेजिम जो है ना हैज़ रीस्ट्रक्चर इंडियाज फिजिकल लैंडस्केप इन फेवर ऑफ द यूनियन। तो जीएसटी जो व्यवस्था आई है उसने रीस्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है ना, यानी कि आप कहिए कि पुनर्गठित कर दिया है इंडिया का फिजिकल वित्तीय लैंडस्केप परिदृश्य को इन फेवर ऑफ द यूनियन, मतलब केंद्र के पक्ष में, एंड स्टेट्स एक्सपेंस, और राज्यों की कीमत पर। ठीक है, तो राज्यों की कीमत पर जो है, और क्या है, केंद्र के पक्ष में जो है ये इंडिया का जो फिजिकल लैंडस्केप है उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यानी कि जीएसटी व्यवस्था में देश के पैसों के लेन देन के पूरे सिस्टम को बदल दिया है। इससे केंद्र को फायदा हुआ है, लेकिन राज्यों को अपनी कमाई और आज़ादी का नुकसान उठाना पड़ा है। द रिपोर्ट लेज आउट, ये रिपोर्ट जो है ये इस बारे में तर्क देती है, मतलब ये लॉजिक रखती है, फैक्ट्स रखती है और कॉमन सेंस रखती है कि अबाउट किसके बारे में, वाई फेडरेटेड गवर्नेंस, क्यों जो है फेडरेटेड गवर्नमेंट जो है वो शुड बी द पाथ टू प्रोग्रेस, कि क्यों जो है वो मतलब कि प्रगति का मार्ग होना चाहिए संघीय शासन। ठीक है, यानी कि ये मतलब सीधे और तर्कपूर्ण तरीके से ये समझाती है रिपोर्ट कि क्यों राज्यों को ताकत देना ही भारत की तरक्की का एकमात्र सही रास्ता है। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो बहुत इसमें मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको लॉस सहना पड़ेगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, दिस रिपोर्ट मस्ट फॉर्म द बेसिस फॉर अ न्यू नेशनल कन्वर्सेशन, कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, मस्ट फॉर्म द बेसिस, ये एक आधार बनना चाहिए किसके लिए, फॉर अ न्यू नेशनल कन्वर्सेशन का, यानी कि एक नई राष्ट्रीय चर्चा का आधार बनना चाहिए। यानी कि इस रिपोर्ट को आधार बनाकर पूरे देश में एक नई और बड़ी चर्चा शुरू होनी चाहिए कि हम अपने संघीय ढांचे को कैसे बचाएं। तो ये आपका मतलब कि पूरा एडिटोरियल का ये था। आज के एडिटोरियल से एक बात साफ है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी में है, और उस विविधता को बचाए रखने के लिए फेडरलिज्म का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जस्टिस कुरियन जोसेफ की यह रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि एक बड़ा देश सिर्फ आदेश से नहीं बल्कि केंद्र और राज्यों के तालमेल से चलता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को वाकई 1991 जैसे एक बड़े स्ट्रक्चरल रीसेट की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। अगर आपको आज का ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी यूपीएससी की तैयारी में मदद मिली तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गंभीर चर्चाओं में यकीन रखते हैं। तो इसे समाप्त करने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूं। प्रोवोक यानी कि उकसाना, भड़काना, एक तरीके से प्रेरित करना, ठीक है ना। तो इसका साइनो हो जाएगा इंसाइट, स्टिमुलेट, ट्रिगर, ठीक है। एंटो हो जाएगा सप्रेस, काम, सूत, दबाना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक या विस्तृत, ठीक है, यानी कि थॉरो, एग्जॉस्टिव या फिर एक्सटेंसिव। ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार। इसका एंटो हो जाएगा लिमिटेड, इनकम्प्लीट या नैरो, ठीक है।
करेक्टिव का मतलब होता है सुधारात्मक, रेक्टिफाइंग, रेमेडियल या फिर रिस्टोरेटिव। इसका एंटो हो जाएगा डैमेजिंग, हार्मफुल या करप्टिव। इंस्यूइंग का मतलब आने वाला यानी कि आगामी, हैपनिंग और ऑकरिंग आफ्टर वर्ड्स और एज ए रिजल्ट मतलब सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग या फिर सक्सेसिव। इसका एंटो हो जाएगा प्रीवियस, प्रायर या फिर प्रिसीडिंग। रीइंफोर्स का जो मतलब होता है सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, यानी कि स्ट्रेंथन करना, बॉल्स्टर करना, फोर्टिफाइड करना, ठीक है। वीकेन इसका एंटो हो जाएगा अंडरमाइन, एंटो हो जाएगा डिमनिश, एंटो हो जाएगा। इंपेरेटिव का मतलब अनिवार्य, जिसको एसेंशियल भी कहते हैं आप, क्रूशियल कह सकते हैं, मैंडेटरी कह सकते हैं। एंटो हो जाएगा ऑप्शनल, अननेसेसरी या फिर ट्रिवियल। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड या फिर प्लान्ड। एंटो हो जाएगा एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल या फिर रैंडम, राइट। डिसमेंटलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े या विघटन करना, डिकंस्ट्रक्टिंग, डिमोलिशिंग या फिर ब्रेकिंग अप। एंटो हो जाएगा असेंबलिंग या कंस्ट्रक्टिंग या बिल्डिंग। ब्लैटेंट का मतलब खुल्लम खुल्ला, फ्लैग्रेंट या ऑब्वियस या ग्लेरिंग। और इसका एंटो हो जाएगा सटल या हिडन या डिस्क्रीट। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला, ठीक है ना, अबाउट टू हैपन। इमिनेंट कह सकते हैं इसको, अप्रोचिंग कह सकते हैं या लूमिंग। एंटो हो जाएगा डिस्टेंट, पास्ट या फिर रिमोट। फेडरलिज्म जो होता है वो संघवाद या संघीय ढांचा कह सकते हैं, यूनियनिज्म, कॉन्फेडरेशन या फिर अलायंस। एंटो हो जाएगा यूनिटरी, मोनार्की या सेंट्रलिज्म। सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो केंद्रीकरण मतलब कॉन्सोलिडेशन या फिर इंटीग्रेशन या फिर यूनिटी। एंटो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, डिफ्यूजन या फिर डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन नहीं, डिस्पर्सन, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिक का मतलब होता है एनालिसिस या असेसमेंट ऑफ समथिंग, मतलब असेसमेंट, इवोल्यूशन या एनालिसिस। एंटो हो जाएगा प्रेज, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट। डिलैपिडेशन का मतलब होता है पतन, जर्जर अवस्था, डीके कह सकते हैं आप, डिटोरिएशन कह सकते हैं, डिक्लाइन कह सकते हैं। एंटो हो जाएगा ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट या फिर रिनोवेशन। रेमेडियल का मतलब सुधारात्मक होता है, यानी कि करेक्टिव, क्यूरेटिव, रेस्टोरेटिव। एंटो हो जाएगा हार्मफुल, डैमेजिंग या फिर डिस्ट्रक्टिव। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, जनादेश, डिक्री, कमांड या फिर अथॉरिटी। एंटो हो जाएगा डिनायल, प्रोहिबिशन या फिर रिफ्यूजल, राइट। आगे बढ़ते हैं। असर्टिव का मतलब मुखर, दबंग जिसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट, डिसिसिव या फिर फोर्सफुल। एंटो हो जाएगा टिमिड या फिर शाय या फिर सबमिसिव। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, मेडिएशन या फिर इन्वॉल्वमेंट। इसका एंटो हो जाएगा अवॉइडेंस, विड्रॉल, नेग्लेक्ट। ओवररीच मतलब अपने ऑथोरिटी या लिमिट से बाहर की तरह, एक्सीड करना, सरपास करना या आउटडू करना। एंटो हो जाएगा अंडरस्टेट, रिस्ट्रेन या विड्रॉ। इडियम्स फ्रेजेस भी देख लेते हैं। एट द मर्सी ऑफ का मतलब किसी की दया पर होना, जैसे स्मॉल बिजनेसेस आर ऑफन एट द मर्सी ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन, यानी कि जो बड़े जो निगमों की दया पर ये छोटे व्यवसाय टिकते हैं या उस पर होते हैं। टिल्ट द स्केल्स का मतलब किसी एक तरफ झुका देना स्थिति को, यानी कि द न्यू एविडेंस जो है वो टिल्टेड द स्केल्स इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि नए सबूतों ने आरोपी के पक्ष में पलड़ा भारी कर दिया, ठीक है। अ कॉल टू एक्शन का जो मतलब होता है कार्रवाई के लिए आह्वान या कुछ करने की प्रेरणा, यानी कि एक ऐसा मैसेज या इवेंट जो इनकरेज करता है लोगों को कि वो तत्काल कार्रवाई करें। द एडिटोरियल सर्व्स एज अ कॉल टू एक्शन फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए यह कार्रवाई का एक आह्वान है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का जो मतलब होता है
किसी की पृष्ठभूमि में। द लॉ वाज पास्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग प्रोटेस्ट, यानी कि बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के पृष्ठभूमि में ये लॉ जो है इसको पारित किया गया था। अच्छा, ड्रॉ ऑन का जो मतलब होता है टू यूज़ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, सहारा लेना या उपयोग करना। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना, डिसमेंटल कर देना। लेआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना या एक्सप्लेन करना बहुत ही स्पष्ट रूप से। और वीसीएस साइकिल तो जानते ही हैं, चेन ऑफ इवेंट्स वेयर वन प्रॉब्लम्स कॉजेज अनदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि द हिंदू का कोई भी जरूरी विश्लेषण आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।